Namaskar friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming all of you to the channel of Daya Patel's e-learning zone. तो बच्चों आज जो है मैं बात कर रहा हूँ आपको 12th चैप्टर थर्मोडायनेमिक के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक है क्या वो समझना है। तो जनरली थर्मोडायनेमिक के जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, और उसके साथ में कोई जो सिस्टम है, हीट इंजन कैसे वर्क कर रहा है, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क कर रहा है, उसकी प्रोसीजर हमको यहाँ पे डिफाइन करनी है। डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि मान लो कि प्रेशर कांस्टेंट होता है तब प्रोसेस कैसी होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, हीट कांस्टेंट होता है तब क्या होता है। तो ये सभी प्रोसेस के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। चलो तो आज छोटे से टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल सी चीज है कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द हीट और हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क। तो ऐसी कोई प्रोसीजर आप मुझे बताओ कि वर्क हीट में कन्वर्ट होता है और हीट जो है ये वर्क के अंदर। तो सिंपल है कि जब अपने खुद के जो हैंड्स है, पाम है, उसको आप रब कर रहे हो, तो पाम को जब आप रब कर रहे हो तो उस कंडीशन में वो हीट प्रोड्यूस करता है। आपने धीरे धीरे देखो, अपने हाथ को रब करना स्टार्ट कर दो, तो रब करना स्टार्ट करते हो तो आपने कुछ वर्क डन किया, आपने किया वर्क डन, वो वर्क डन कन्वर्ट होता है हीट के अंदर। तो दूसरा एग्जांपल कौन सा है कि हीट कन्वर्ट इनटू द वर्क। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है स्टीम इंजन जो है। तो स्टीम इंजन के अंदर होता क्या है कि इंजन के अंदर आप कोयला डालते हो, तो कोयला क्या होता है, पानी की जो वेपर है, पानी जो है उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट करता है। तो मतलब आपने जो गिवन हीट डिफाइन की उससे वेपर बनेगी और वही वेपर जो है धक्का मारेगी, कि इसको पिस्टन को धक्का मारेगी और ट्रेन मूव करती है, यानी कि आपको यहाँ पे वर्क मिलता है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हीट कन्वर्ट इनटू द वर्क। यही चीज आपको सिंपली याद रखनी है। चलो अभी जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो हीट के कॉन्सेप्ट हो गए, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट हो गए, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है या दूसरे कोई भी फॉर्म में, मतलब वर्क का फॉर्म जो है, मतलब केमिकल एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू द सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। एल्स वर्क डन जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हमको डिफाइन करना है। दैट इज कॉल्ड द concept of the thermodynamic। thermodynamic का पूरा concept है, but it is the branch of physics in which we deals with the heat, temperature and conversion of the energy। ये तीन चीज बेसिकली हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक जो है मैक्रोस्कोपिक साइंस एंड deal with the bulk system and does not goes into the molecular constitution of matter। मतलब सिंपली थर्मोडायनेमिक जो है वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे कभी भी बेस नहीं करता है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वहां पे कभी भी वो बेस नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो मैक्रोस्कोपिक साइंस, मैक्रोस्कोपिक साइंस पे डिपेंड करेगा। और एंड इट डील्स, मैक्रोस्कोपिक साइंस है बल्क सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। बल्क सिस्टम यानी कि जो बहुत हेवी सिस्टम है वहां पे डिपेंड कर। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी कौन सी है, तो पहले तो बात करेंगे प्रेशर जो है वो मैक्रोस्कोपिक है। देन आफ्टर वॉल्यूम है उसको भी हम मैक्रोस्कोपिक बोलेंगे। टेम्परेचर है उसको भी मैक्रोस्कोपिक बोलेंगे। मास है उसको भी मैक्रोस्कोपिक बोलेंगे। ये सभी चीज है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, वही चीज हमको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ना है। क्लियर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में ऐसा कि मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि मैकेनिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा और वही चीज थर्मोडायनेमिक के अंदर क्या होगी।
तो मैकेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा है कि अगर फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो है तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि इफ फोर्स एंड टॉर्क both are zero, then system is in equilibrium। ओके, तो इट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स। अभी चलो थर्मोडायनेमिक के अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? तो मतलब कि जो भी सिस्टम है और सराउंड है, तो सिस्टम और सराउंड के अंदर कुछ भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे। बट परफेक्ट डेफिनेशन में लिखना है तो क्या होगा? चलो, तो परफेक्ट एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे अ गैस इनसाइड अ क्लोज्ड rigid container completely insulated from its surrounding with fixed value of pressure, volume and temperature, mass, temperature and mass, and do not change with the time, which are not change with temperature, is called thermodynamic equilibrium। चलो, तो यहाँ पे समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वापस क्या है कि अगर मान लो दो सिस्टम है, ओके, तो फर्स्ट सिस्टम है और दूसरा सराउंड है, तो मतलब सिस्टम से सराउंड के अंदर कुछ भी टाइप की एनर्जी निकलती नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इस केस के अंदर हम डिफाइन करेंगे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या ट्रांसफर ऑफ मास भी नहीं होता है, टेम्परेचर का भी नहीं होता है, प्रेशर का भी नहीं होता है और वॉल्यूम का। तो आपको बेसिकली एक बता दूं कि जो गैस सिलेंडर होता है इनिशियल लेवल पे, तो वो गैस सिलेंडर को जैसे ही टाइट किया होता है कि अंदर गैस फिल कर साथ, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। तो दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से डिफाइन करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ए और दूसरा बी दोनों मटेरियल दिया है, दोनों मटेरियल एक दूसरे की नियर बाय रखे और एक पूरा जो क्लोज कंटेनर है उसके अंदर दोनों जो सिस्टम है उसके अंदर हमने प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे होता क्या? चलो, तो यहाँ पे पहले तो आप देख सकते हो कि ए और बी जो है ये आर कनेक्ट विद द एडियाबैटिक वॉल। पहले तो समझो कि एडियाबैटिक वॉल क्या है। तो एडियाबैटिक वॉल इट इज कॉल्ड द इंसुलेटिंग वॉल। और इंसुलेटिंग वॉल का मतलब आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज को वो मूवमेंट करने नहीं देता। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर TA होगा, यहाँ पे TB होगा, यहाँ पे कुछ मास MA होगा, यहाँ पे कुछ मास MB होगा, वॉल्यूम सब कुछ डिफरेंट ही है। तो मतलब यहाँ से कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो करेगा, तो हीट फ्लो नहीं होगी, मास का भी फ्लो नहीं होगा, मास भी रिमेन कांस्टेंट। तो हर एक चीज जैसी है वैसी रहेगी। मतलब दोनों टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट के साथ में ही रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है, यानी कि हीट फ्लो पॉसिबिलिटी है लेकिन हीट फ्लो कर नहीं सकती है। ओके, बट धीरे धीरे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो है एडियाबैटिक वॉल को मैंने निकाल दिया और यहाँ पे डाइथर्मिक वॉल रख दिए। डाइथर्मिक वॉल, तो डाइथर्मिक वॉल जो है आप प्लेस करते हो
तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, टीबी पे टेम्परेचर कम है, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो ऑफ हीट होगा, हीट का फ्लो होगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का टेम्परेचर टी रिमेन कांस्टेंट, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो मतलब ए से लेके बी तक कुछ भी हीट फ्लो नहीं होगी, ए से लेके बी तक कुछ भी हीट फ्लो नहीं होती। तो आप बोल सकते हो दिस सिस्टम इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम को हम बोलेंगे पूरी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो हियर टेम्परेचर फ्रॉम ए टू बी डज नॉट चेंज and heat flow also stop is called thermal equilibrium. क्लियर? चलो आगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का जीरो लॉ क्या है तो समझो। जीरोथ लॉ अंडरस्टैंड करने के पहले हम एक एग्जांपल के साथ में ही डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सिस्टम को हमने प्लेस कर दिया है, यहाँ पे है डायथर्मिक वॉल और यहाँ पे है एडियाबैटिक वॉल। ए सिस्टम है, यहाँ पे बी सिस्टम है और यहाँ पे सी है। ए बी सी तीन डिफरेंट सिस्टम यहाँ पे। ओके, तो एक्चुअली इनिशियल कंडीशन पे क्या था कि ए के अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है, जो भी टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, बी के अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल है, जो भी टेम्परेचर वो डिफरेंट है। मतलब ए से बी में कुछ भी हीट डायरेक्ट फ्लो नहीं हो सकती, बी से ए में डायरेक्ट फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे एडियाबैटिक वॉल है, इंसुलेटिंग लेयर है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। कभी भी याद रखना कि एडियाबैटिक वॉल है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जीरो है। तो मतलब क्या होगा, ए में से हीट और सी में से दोनों इनिशियली इक्विलिब्रियम में आएंगे, और ए और सी इक्विलिब्रियम में आते तो देन सी बी के साथ अपना खुद का इक्विलिब्रियम बनाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पहले ए और सी इक्विलिब्रियम में आते हैं, देन आफ्टर सी और बी इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो इनडायरेक्टली ए और बी इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। चलो दूसरी सिस्टम में यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर रहा हूं कि सपोज यहाँ पे एक ए पार्ट है, दूसरा बी पार्ट है, ऊपर सी पार्ट है। यहाँ पे डाइथर्मिक वॉल लिख दिया मैंने, डाइथर्मिक वॉल। और यहाँ पे जो है बीच वाली ये वॉल, ये वाली वॉल, तो उसको मैंने एडियाबैटिक बना दिया। तो एडियाबैटिक वॉल में क्या होता है कि ए और बी दोनों डाइथर्मिक के बीच है, तो यहाँ पे हीट का फ्लो बी में होगा और बी का सी में, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली ए एंड बी दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। बट ऊपर एडियाबैटिक वॉल है, यहाँ पे भी एडियाबैटिक हो, तो ए एंड सी नॉट इन इक्विलिब्रियम, बी एंड सी ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, तो मतलब हीट फ्लो नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं को डायरेक्टली ए और बी इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे ए और बी का इक्विलिब्रियम मिल गया। पहले केस में इनडायरेक्टली इक्विलिब्रियम था। तो सिंपल सी चीज है कि कोई भी कंडीशन में ए बी और सी में डायरेक्टली इक्विलिब्रियम में हो या इनडायरेक्टली इक्विलिब्रियम में हो, तो दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो याद रखना है कि पहली सिस्टम दूसरी सिस्टम के साथ डायरेक्टली इक्विलिब्रियम है तो भी चलेगा, अगर पहली सिस्टम दूसरी सिस्टम के साथ में थर्ड सिस्टम के इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तो भी वो हम इक्विलिब्रियम ही कंसिडर कर सकते हैं। और यही लॉ को हम बोलेंगे zeroth law of thermodynamic, and zeroth law of thermodynamic which only defines the quantity temperature। याद रखना है कि यहाँ पे जो zeroth law है वो टेम्परेचर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल हुआ कि जब टेम्परेचर है, तो zeroth law हमारा यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो याद रखना कि zeroth law of thermodynamic which represent the quantity of टेम्परेचर। और टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम होता है तो कुछ भी फ्लो नहीं होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो हीट का फ्लो पॉसिबल है।
तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बट अगर आपको कुछ भी टॉपिक के अंदर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं उसका जो डाउट क्लियरेशन सेशन आपके लिए सेट करूंगा और कोई भी डाउट है उसका आप सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।